सर अभी जो आप ये गोट शेड आपने बनाया है तो ये कितने एरिए पे है? ये हमने बनाया 2 कनाल पे। सर शेड की जो वेंटिलेशन है ये आपने किस तरह डिज़ाइन किया? बकरियों को बिल्कुल उनको उनके बराबरी में उनका फ्लोर डिज़ाइन किया है। सर आपने काफ़ी अरसे से गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तबस्सुम मुनीर और आज मैं मौजूद हूं अल्फ़ा लाइवस्टॉक फार्म पे और मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद गोट फार्म कंस्ट्रक्ट किया और ये पाकिस्तान का पहला एलिवेटेड जदीद गोट फार्म है। तो हम पूछते हैं उसामा अमान साहब से कि उनको ये आइडिया जो है कहाँ से उन्होंने लिया और कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली डॉक्टर साहब इसका जो ख्याल है वो बेसिकली स्टार्ट तो हमें शौक़ था, कुछ हमने बकरियां रखी और बकरियों को कन्वेंशनल यानी कि रवायती बुनियाद जो तरीक़ेकार था उसके मुताबिक चलाया। लेकिन जो हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़े वो ये थे कि इनमें किड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी थी। तो बकरियां बच्चे देती थीं और बच्चे 3 महीनों के अंदर अंदर उनकी मोर्टेलिटी हो जाती थी, जिसकी वजह से फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और रिसर्च से ये पता चला कि ये जो फार्मिंग है ये एलिवेटेड शेड्स पे होगी। और एलिवेटेड शेड्स में 2 किस्म के मॉडल्स थे। एक तो ये था कि आप जो लकड़ी के पैलेट्स हैं इनके ऊपर फार्मिंग कर लें और एक था प्लास्टिक फ्लोरिंग के ऊपर। लकड़ी के पैलेट्स हमने स्टार्ट में लिए क्योंकि वो हमें कॉस्ट वाइज भी सस्ते पड़ रहे थे, लेकिन उसके बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स बाद में फ़ेस करने पड़े। नंबर 1 ये कि एक तो वो जब सर्दियों में गीले हो जाते थे तो खुश्क नहीं होते थे और वो लकड़ी गीली रहती थी। दूसरी ये थी कि जब उनके जो होल्स थे वो नैरो डाउन हो जाते थे, कभी बारीक हो जाते थे, कभी ज़्यादा बड़े हो जाते थे, जिससे उनका जो वेस्ट है, उनका मनूवर है, नीचे नहीं जाता था। और सम केसेस के अंदर वो इतने ज़्यादा गैप आ जाते थे कि बकरी के जो बच्चे के पाँव हैं वो उसके अंदर फंस जाते थे। तो फिर जो फाइनली रिसर्च जो यूरोप ने की और सारी थाईलैंड और टर्की वाली साइड के ऊपर जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि ये प्लास्टिक फ्लोरिंग और वो भी एलिवेटेड होगी तो ये फार्मिंग को हम आगे लेके चल सकेंगे। तो इस बुनियाद पे फिर मैंने प्लास्टिक फ्लोरिंग के बुनियाद के ऊपर ये सारा शेड जो है ये बनाया। अभी जो आप ये गोट शेड आपने बनाया है तो ये कितने एरिए पे है? डॉक्टर साहब ये जो कवर्ड एरिया बेसिकली ये तो कुछ 6 कनाल के ऊपर है, लेकिन हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका कंप्लीट गोट्स का फॉर 500 गोट्स ये हमने बनाया 2 कनाल पे। तो ये 2 कनाल पे पूरा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है और अब हम इसको अल्लाह की मेहरबानी से आगे लेके चलेंगे और इसको पूरे शेड बनाएंगे 6 कनाल पे। तो हम कैपेसिटी को इंशाल्लाह 1500 बकरियों तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। सही। सर अभी आप इनको क्या फीड कर रहे हैं? डॉक्टर साहब हमने इनकी जो फीडिंग है वो ख़ुद डिज़ाइन की है और हमने अपनी इसकी फीड मिल लगाई है, क्योंकि हम अपने आँखों के सामने अपनी दी हुई रेसिपी जो है वो लेके आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप बाहर से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको श्योरिटी नहीं होती कि क्या ये चीज़ वाकई प्योर है। तो हमने सारा जो इसका फीड का सिस्टम है वो इन हाउस लगाया है और एक प्रॉपर फीड मिल लगाई है जिसमें हम प्रॉपर किस्म का TMR फॉर गोट्स और जो किड्स के लिए है वो इसका किड्स स्टार्टर खुद बनाते हैं। सही। उसामा साहब प्रेजेंटली आप कितनी ब्रीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब हमने 4 किस्म की ब्रीड्स पे अभी फ़िलहाल काम किया है। एक तो राजनपुरी है जो वाइट रंग की नुकरी जिसको कहते हैं, वो बकरियां हमने रखी हैं। फिर हमने रखी हैं माकी चीनी बकरियां और हमारे पास लैलपुर की बीतल बकरियां भी हैं और टेडी बकरियां भी हैं। ये 4 किस्म की ब्रीड्स हैं। तो एक जो लैलपुर की बीतल बकरियां हैं इनको हम दूध के लिए रखा हुआ है और जो टेडी हैं इनको हमने स्लॉटरिंग के हवाले से जो है इनको लेके चल रहे हैं। बाकी जो राजनपुरी और माकी चीनी है ये ईद चैप्टर के लिए हमने रखी हैं कि ईद के ऊपर आपको पता है कि ये बकरे भी प्यारे होते हैं और ज़रा इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, तो उसको लेके हम चलें। यानी कि मक्खी चीनी और राजनपुरी के जो मेल आएंगे उनको आप कुर्बानी के लिए तैयार करेंगे? जी बिल्कुल, उनको हम कुर्बानी के लिए लेके जाएंगे और बाकियों को जो है एक को मिल्क पर्पज़ के लिए लैलपुर को और इसको जो है मीट के लिए इस्तेमाल करेंगे। सर शेड की जो वेंटिलेशन है ये आपने किस तरह डिज़ाइन किया? अच्छा डॉक्टर साहब इसमें सबसे बड़ा और की जो रोल है वो वेंटिलेशन का है और वेंटिलेशन जो है वो हमने बड़ी हवादार सी विंडोज़ जो हैं वो रखी हैं और बकरियों को बिल्कुल उनको उनके बराबरी में उनका फ्लोर डिज़ाइन किया है। उसकी वजह यह है कि जितनी हवादार आपका एनवायरनमेंट होगा और क्रॉस वेंटिलेशन होगी, एक तरफ से हवा एंटर होगी और दूसरी साइड से निकलेगी, उतनी ही आपका जो एनवायरनमेंट है अंदर का वो बेहतर हो जाएगा। उसके अंदर किसी किस्म की भी जो इनकी पेशाब में से जो अमोनिया गैस होती है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी और मक्खी का कम से कम मामला अंदर आएगा और वैसे भी जो है आपकी बकरियां जो हैं वो बहुत अच्छा फील करेंगी, कंफर्टेबल रहेंगी।
और फिर हमने इनको इन बड़ी विंडोज़ को कवर करने के लिए भी एक ही दफ़ा, वही जो मैं बात कहता हूँ कि आप एक दफ़ा एक्सपेंस ले आएँ, हाँ जी। उस एक्सपेंस का फ़ायदा ये होगा कि आपको वो लॉन्ग टर्म में पे करेगा। हाँ जी। मसलन हमने तरपाल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि तरपाल का इस्तेमाल करने के बाद तरपाल कुछ अरसे बाद फट जाती है, हाँ जी। आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, गीली होती है, गीली होने के बाद ये तरपाल फट जाती है और आपको दोबारा से दोबारा इसको रिप्लेस करना पड़ता है। और फिर तरपाल से आप सर्दियों के अंदर ठंडी हवा को अंदर आने से नहीं रोक सकते। नहीं। तो हमने शटर्स का इस्तेमाल किया है, और जब सर्दियां आती हैं हम शटर्स को डाउन कर देते हैं, तो बिल्कुल भी ठंडी हवा जो है वो अंदर नहीं आती, और बड़ा अच्छा टेम्परेचर हम मेंटेन कर लेते हैं इन शटर्स के साथ। तो इनके सारे विंडोज़ के ऊपर शटर्स लगाए हुए हैं। जब हवा चलती है क्रॉस समर के अंदर पूरा हम ये उठा के रखते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम इनको डाउन कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सील हो जाती है जी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बन जाता है। उसामा साहब, आपने काफ़ी अरसे से गोट फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन मसाइल से जो हमारे फार्मर भी काफ़ी जो हैं वो इन्हीं मसाइल का सामना कर रहे हैं, जो ख़ास पर नए फार्मर हैं, तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए तो आपको चाहिए कि आप इस तरह की वीडियो बना के चैनल के ऊपर अपलोड करते रहें। जी डॉक्टर साहब, मेरा भी यही ख्याल है कि मैंने जब ये फ्लोरिंग वाला भी कॉन्सेप्ट लेके आया, तो मैंने सबसे पहले ये इस चीज़ को अनाउंस किया कि मेरे फार्म के ऊपर जो भी फार्मर आना चाहता है, किसी वक्त भी आना चाहता है, वो आए और इस फार्म को स्टडी करे। उसकी वजह ये है कि हमने जो 3-4 साल का अरसे के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, और जिन प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम करके अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मोर्टेलिटी को नीचे लेके आए हैं बच्चों की, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नया फार्मर हो उसको वो 3-4 साल का अरसा ना गुजारना पड़े। वो पहले दिन से ही जब काम स्टार्ट करे तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम स्टार्ट करे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये इतना तकलीफ़देह काम है कि कई लोग इसमें नुकसान हल्का सा भी बर्दाश्त करते हैं तो काम वाइंड अप कर देते हैं। हाँ जी। तो हमें 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, और वो ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, ताकि लोग ये चैनल की वीडियोस को देखें और उस दिन से स्टार्ट हों जिस दिन हम 4 साल के बाद स्टार्ट हुए, तो वो पहले दिन से ही वहीं से स्टार्टअप अपना लें और कामयाबी की तरफ आगे निकलें। उसामा साहब, अभी आपने कितनी बकरियां रखी हुई हैं और अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? डॉक्टर साहब, हमने स्टार्ट तो 40 बकरियों से किया, 40 बकरियां रखी थी, लेकिन वो आपको बताया कि वो कन्वेंशनल थी। हाँ जी। जब से ये शेड आया है हम माशाल्लाह अब कोई 500 गोट्स पे चले गए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि हम आने वाले 1-2 साल के अंदर इसको 1500 पे लेके जाएंगे। सही। हम अब 1500 की कैपेसिटी को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो ईद कुर्बान को देखते हुए आपका क्या प्लान है? कितने एनिमल आप ईद कुर्बान के लिए तैयार करेंगे? ईद कुर्बान के लिए इस दफ़ा हमारा प्लान है कि 1000 इंशाल्लाह बकरा जो है ना हम वो तैयार करेंगे, अल्लाह ने चाहा। तो किस एज के ऊपर आप समझते हैं कि जो ख़रीदना चाहिए बकरा, ताकि वो कुर्बानी के लिए जो है? देखिए, अगर तो आप बकरियों से हट के बकरों को लेके चल रहे हों और कुर्बानी आपके जहन में हो, तो मेरे हिसाब से आपको 5 से 6 महीने का एक बच्चा लेना चाहिए और उसको तैयार करना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट ईद तक जो है वो दोंदा हो जाए और वो अच्छा सेहतमंद जानवर हो जाए। उसामा साहब, ये बताएं कि इस तरह का शेड कंस्ट्रक्ट करने में कितनी लागत आती है? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि ये जो एलिवेटेड फ्लोरिंग है ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बेसिकली हम लोग अगर रवायती बुनियाद के ऊपर ये फार्मिंग लेके चलते हैं तो हमारा एक एक्सपेंस लगातार होते हैं। मसलन अगर हम इन प्लास्टिक फ्लोरिंग्स की जगह लकड़ी के पैलेट्स इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की फ्लोरिंग इस्तेमाल करते हैं, तो हमें रिपेयरिंग कॉस्ट बार बार देनी पड़ती है। फिर जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि अगर वो गीली होती है तो खुश्क नहीं होती। हाँ जी। तो इस स्ट्रक्चर का मकसद ये है कि आपने एक दफ़ा ख़र्चा किया है तो फॉर लॉन्ग लाइफ किया, लंबे टाइम के लिए आपका ये ख़र्चा हो गया एक दफ़ा, और अब आपने मैक्सिमम इससे रिजल्ट्स लेने ही हैं, इसके ऊपर कोई ख़र्चा करना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वही स्टील स्ट्रक्चर है जो कि छतों में इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम गार्डर और TR की छत डालते हैं, तो ये सेम स्ट्रक्चर उसी तरीके से सिविल वर्क होता है, और उसके बाद ये गार्डरों के ऊपर सारे फ्लोरिंग लग जाती है। तो हमने एक एस्टिमेट किया था कि नॉर्मली एक बकरी के ऊपर कोई 18 से 20 हज़ार रुपये का एक खर्चा आता है इस सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए। सही। तो अगर 18 से 20 हज़ार का मतलब ये है कि अगर आपने 50 बकरियां रखनी है तो आपको 10 लाख रुपए का ये एटलीस्ट शेड कॉस्ट करता है।
सही। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये 10 लाख जो है वो अगले 10 सालों के लिए भी चलने वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई रिपेयरिंग नहीं है, ना ये चीज़ टूटनी है, ना ये ख़राब होनी है, ना ब्रिटल होनी है, ना ही इसका कोई प्रॉब्लम आना है। बल्कि ये जो स्टील वर्क हुआ है ये महंगा होगा टाइम के साथ साथ। ये इसके स्क्रैप भी महंगी हो रही है, और जब भी ये बिकेगा तो ये महंगा ही बिकेगा। हाँ, नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मालूमाती वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर तबस्सुम और उसामा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।